गैर कर राजस्व के द्वारा राज्य को प्राप्त व्यापक स्रोत। आज हम पढ़ेंगे मतलब क्या हो, हमारे राज्यों को सिर्फ टैक्सेबल आय नहीं मिलती, उसके अलावा नॉन टैक्स भी बहुत सारी आय मिल जाती है। कल हमने हालांकि संघ के बारे में जो पढ़ा था, केंद्र को जो नॉन टैक्सेबल आय है उसका बताया भी था 5,83,000 करोड़ के आसपास आप इस बार आपको मिल रही है 25-26 में। ठीक है, अब इसको देखते हैं राज्यों को कितनी मिलती है। तो गैर राजस्व कर के द्वारा राज्य को प्राप्त होने वाले व्यापक स्रोत हैं, इनके स्रोत व्यापक हैं, इनकी प्राप्तियां व्यापक हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और इनका स्रोत जैसे हम बता ही रहे हैं, ये सिंचाई है, वन है, मत्स्य पालन है, राज्य सार्वजनिक उपक्रम अर्थात राज्य के PSU हैं, और समय चूकने पर जैसे कल बताया था ना आपको, आपने सुना होगा किसी भिखारी की मृत्यु हो जा रही तो उसके पास 50 लाख रुपए मिला, 1 करोड़ रुपए मिला, तो किसको मिलेगा, राज्य को मिलेगा या संघ को मिलेगा। तो इसी बारे में कल डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो ठीक है, आज राज्य के बारे में चलते हैं आगे। पहले चलते हैं सिंचाई से जो प्राप्तियां प्राप्त होती हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सिंचाई से, ठीक है, इधर साइड में लिख देते हैं सिंचाई। तो सिंचाई में क्या क्या आता है, सिंचाई में आता है तुम्हारा जो वाटर इरिगेशन जो होता है, और कैनाल से नहर जो होती हैं, ठीक है, नहर लिख गया, नहर जो होती हैं वो वाटर इरिगेशन। उसके अलावा तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम, नहर, ड्रेनेज, और वाटर स्टोरेज, जल भंडारण जो होता है, जल भंडार, ये सब इसमें आते हैं सिंचाई के थ्रू। और ये स्टेट लिस्ट के एंट्री 17 में है। एंट्री नंबर कौन सी है, मतलब प्रविष्टि, जिसे हिंदी में बोलेंगे प्रविष्टि, तो प्रविष्टि 17 में ये सब आता है। ठीक है, तो मतलब राज्यों को जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनके बारे में है ये, मतलब पानी से संबंधित जो भी नेचुरल रिसोर्स है, चाहे वो नहर हो, क्या नदी की इसमें बात की गई तो नदी का इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ठीक है, वाटर इरिगेशन, कैनल से ड्रेनेज एंड वाटर स्टोरेज, इनकी बात इसमें कर रहे हैं एंट्री 17 में। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। तो राजस्थान और हरियाणा सरकारों द्वारा इरिगेशन सेस लगाया जाता है, मतलब आपने सेस और सरचार्ज पढ़ा है अधिभार। ठीक है, तो इरिगेशन सेस जो होता है, इसका जो सेस लगता है, और कौन कौन स्टेट प्रमुखता लगाते हैं, हरियाणा की सरकार और राजस्थान की सरकार। और ये इरिगेशन सेस है, ये कौन देता है, ये किसान देते हैं क्या, इरिगेशन सेस। इसका जो इरिगेशन सेस है हरियाणा और राजस्थान का, ये किसान नहीं देते हैं, ये औद्योगिक इकाइयों से लिया जाता है, मतलब ताकि जल उपयोग पर उन पर शुल्क लगा सके। किसान भाई वैसे ही परेशान है, उन पे इरिगेशन का भी सेस लेंगे तो फिर उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी, इसलिए ऐसा सेस औद्योगिक इकाइयों से हम लोग लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे मत्स्य पालन को, अर्थात मछली पालन के बारे में, इसका क्या इशू चल रहा है। तो जैसे मत्स्य पालन है, ये जो रहा मत्स्य पालन, तो ये बताइए मत्स्य पालन में कैसे कौन सरकार कर लेगी। तो आपको पता है हम राज्यों के बारे में, तो राज्य सरकार कर लेती हैं। ठीक है, और जो कर लेती हैं तो कौन कौन सी राज्य सरकारें कर लेंगी, वही राज्य सरकारें कर लेंगी जहां क्या होता है, समुद्र तटीय जल राज्य राज्य होंगे, मतलब समुद्र तटीय जल राज्य राज्य, जैसे कि आपका केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात है, तो ऐसे राज्यों की सरकारें वहां पे कर लगाती हैं। ठीक है, और ये जो कर होता है ये राज्यों के पास जाएगा। ठीक है, और मछुआरे जो कर देंगे वो किस प्रकार से कर देंगे, वो मछुआरे जो कर देंगे वो ऐसे देंगे कि आपको बंदरगाह उपयोग के लिए जो आप शुल्क लगा देते हैं कि आप बंदरगाह का उपयोग करेंगे तो हमें शुल्क देना पड़ेगा, एक बात। या फिर आप मछुआरों से लाइसेंस के नाम पे जो लाइसेंस जारी करते हैं तो उस पर जो शुल्क लगता है वो शुल्क आप इस प्रकार से उनसे ले सकते हैं। ठीक है, एक बात हो गया। अब ये बताइए, ये तो ये हो गया, ये राज्यों के अधिकार में आता है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं ये कितने से कितनी दूरी तक राज्यों के अधिकार में आएगा। मान लो ये समुद्र तट है भारत का, ये समुद्र तट है, और यहाँ क्या है, यहाँ से जो 12 नॉटिकल मील की दूरी है, 12 नॉटिकल मील की दूरी जो है यहाँ तक तो उस राज्य की सरकार का कर रहेगा। 12 नॉटिकल मील के बाद का जो दूरी है
जिसे 180 नॉटिकल मील बोलते हैं, 180 नॉटिकल मील, उसमें किसका अधिकार रहेगा? ये कितना होगा? ये कितना टोटल तो 200 होता है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 मील तक होता है, 200 मील तक, तो 12 मील तो उसका ले लेगा, तो ये 180 की जगह 188 हो जाएगा, ठीक है, 188 नॉटिकल मील। ये जो रहेगा ये केंद्र सरकार का रहेगा। अब कैसे रहेगा? तो ऐसे समझ लो, भारतीय संविधान की जो राज्य सूची है उसकी एंट्री नंबर जो 21 है, एंट्री नंबर 21 है, उसमें फिशरीज की बात बताई गई है कि मत्स्य पालन पे कौन कर लगाएगा। मतलब है कि मत्स्य पालन से संबंधित कानून किसके क्षेत्र में आएगा, राज्य के में या केंद्र के में, ठीक है। अब केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात है, ये सब राज्य क्या करते हैं, अपने समुद्र तटीय जल राज्य अधिकारों का उपयोग करते हैं और मछुआरों से लाइसेंस शुल्क और बंदरगाह उपयोग के नाम पर शुल्क वसूलते हैं। और ये अधिकार उन्हें कहां से कितने तक, कितने से कितने, 12 समुद्री मील तक मिलता है, जिसे बोलते हैं जल राज्य सीमा। 12 समुद्री मील पर ये राज्यों में आ जाती है, 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील के बाद जो होगा वो होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 समुद्री मील तक, ठीक है। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसमें क्या रहेगा, चाहे मछली पालन हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण हो, चाहे नियमन हो, ये केंद्र सरकार के पास रहेगा। ये कौन कह रहा है कि ये वाला 188 नॉटिकल मील जो मैं बता रहा हूँ ये केंद्र सरकार के पास रहेगा? तो एक आर्टिकल है 297, आर्टिकल 297 आर्टिकल इस तरह की बात कहता है कि EEZ में जो भी प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा वो केंद्र सरकार के पास होगा, ताकि एक राज्य दूसरे राज्य से झगड़ेंगे नहीं, यूनिफॉर्मिटी बना रहे, टकराव नहीं हो। एक बात बताइए, अब 2 राज्य आपस में सटे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र सटे हैं, तो कौन सा राज्य, कौन सी चीज गुजरात में आएगा, कौन सा महाराष्ट्र में, ये कैसे डिसाइड होगा? 12 समुद्री मील तक तो डिसाइड कर लेते हैं, उससे जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो डिसाइड नहीं हो पाता है, इसलिए ये केंद्र के पास जाएगा, ठीक है। अब कुछ और, ये जो सार्वजनिक उपक्रम है, तो जिस प्रकार क्या होता है, हमारे केंद्र सरकार के सार्वजनिक PSU होते हैं जैसे ONGC, महारत्न कंपनी वगैरह, वैसे राज्य लेवल के भी सार्वजनिक उपक्रम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे राजस्थान राज्य खान निगम है, MP पावर कॉरपोरेशन है, केरल स्टेट बेवरेजेज है, और एक तमिलनाडु का है, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन। ये सब PSU हैं जो राज्यों को लाभांश देते हैं। केंद्र की तरह राज्यों के भी PSU होते हैं, पर वो छोटे होते हैं, और ये जो PSU होते हैं राज्य पूंजीगत उद्यमों के लिए आमदनी का स्रोत होते हैं, ठीक है। और रही बात है समय चुकने पर जो उगाही होती है राज्यों को, तो मैंने बताया है, जैसे उत्तराधिकारी रहित संपत्ति, तो 296 के अंतर्गत क्या है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डेवलपमेंट अथॉरिटी ने छोड़ी हुई जमीन को अबैंडोन्ड किया था। मतलब क्या होता है, कोई छोड़ी हुई जमीन है जिसका कोई मालिक नहीं हो, उसे अबैंडोन्ड किया, तो अबैंडोन्ड प्रॉपर्टी से कितना मिला, उसे 75 करोड़ रुपए का राजस्व मिला उत्तर प्रदेश की। तो ये आर्टिकल 296 केंद्र और राज्य दोनों के लिए लागू होता है, जिसका जहाँ सीमा है तो उसी सरकार को वो संपत्ति मिलती है, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार को, और राज्य में होगी तो राज्य सरकार को आर्टिकल 296 के माध्यम से मिलती है। अब चलते हैं अन्य स्रोत पे। ये जो लिखा है, हालांकि ये जो मछली वाला था ये सब था, ये 297 में था। इसका जो है अन्य स्रोत ये वाला, तो अन्य स्रोत में क्या होगा, तो इसमें रहता है 266 और 283 आर्टिकल। 266 वही बताता है सेम बात के ये हमारी संचित नदी है, पैसा इसी में जाएगा। 283 उस पैसे को विनियमित करने उसके लिए प्रक्रिया बताता है। अब कौन कौन सा पैसा अन्य स्रोत में आता है, तो शराब से जो लाइसेंस शुल्क मिलता है, खनिज पट्टा शुल्क मिलता है, ये सब राज्यों को मिलेगा। पर्यटन पे प्रवेश शुल्क मिलेगा, परिवहन पे परमिट शुल्क मिलेगा, ये सब राज्य का नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। मतलब राज्य का दायरा स्थानीय सेवाओं तक सीमित है, इसलिए उन्हें ऐसे यूजर आधारित शुल्क दिए जाते हैं। मतलब यूजर बेस्ड रेवेन्यू किसको मिलते हैं, राज्यों को, ठीक। उपयोगकर्ता आधारित। तो इनका क्या है, स्रोत बहुत व्यापक है, पर प्राप्तियां इनकी बहुत कम होती हैं, ठीक है। ये इनका काम हो जाता। अब चलते हैं आगे, हम लोग अब पढ़ेंगे ये वाला, राज्यों के लिए सहायतानार्थ अनुदान, मतलब राज्यों के लिए अनुदान की जो व्यवस्था है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या करते हैं, कुछ अनुच्छेदों का आपको रिवीजन हम करवा देते हैं, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड से संबंधित अनुच्छेद 266 का 1, ये कैसे है, CF कंसोलिडेटेड फंड से संबंधित है, ठीक। और वहीं 266 का 2 बोले, 266 का 2 बोले, तो ये है तुम्हारा पब्लिक अकाउंट से संबंधित।
पब्लिक अकाउंट, मतलब लोक लेखा खाता ऐसे बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक अकाउंट अर्थात लोक लेखा खाता। तो ये जो है कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें कौन सा राजस्व जाता है? कर राज, मतलब जो 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 संपत्ति टैक्स से मिलती है वो भी जाती है, और जो नॉन टैक्स से होता है वो भी जाएगा। अतः कर और गैर कर दोनों आय इसी में जमा होंगी कंसोलिडेटेड फंड में, ठीक है। इसका क्या है तुम्हारा जो पब्लिक अकाउंट, तो इसमें समझ लीजिए पब्लिक अकाउंट में क्या होता है तुम्हारा, जैसे जीपी है, जीपी फंड जो होता है वो इसमें जाएगा। उसके अलावा तुम्हारा डिपॉजिट्स, कुछ डिपॉजिट्स होते हैं तो वो इसमें जाएंगे। इसे थोड़ा देख लेते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इसका हिंदी अर्थ निकाल लो पब्लिक अकाउंट का। पब्लिक अकाउंट को हिंदी में बोलेंगे कि आपको लोक धनराशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोक धनराशि, ठीक है। तो लोक धनराशि मतलब लोगों की राशि, और लोगों की राशि सरकार ये थोड़ी करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। तो उसके लिए पर समय समय पर मतलब पैसा लेना भी होता है, तो इसके लिए फिर क्या होता है, कानून पारित कराना पड़ता है, तब पैसा मिलता है लोगों को। मतलब लोगों को नहीं, सरकार को यदि जरूरत पड़ती है कुछ हम आकस्मिक परिस्थिति में, तो इसे समझते हैं। मान लो कोई कर्मचारी है, उसकी तनख्वाह में से उसका भविष्य निधि कटेगा, जो कहाँ जमा होगा, है तो वो कर्मचारी की भविष्य निधि, लेकिन सरकार जमा होगा सरकार के पब्लिक अकाउंट में, अर्थात लोक लेखा में। ये अनुच्छेद 266 का 2 है। इसे 2 से समझे, 2 और लो, ठीक है। पहले तो कर्मचारी की तनख्वाह 2, फिर लो। और न्यायालय कोई जुर्माना वसूलता है, यह भी सरकार के लोक लेखा में जाता है। न्यायालय जुर्माना वसूलेगा तो कभी कभी क्या होता है, वो रिफंड भी करना पड़ता है हम लोगों को, न्यायालय को, तो लोक लेखा में ही जमा। मतलब ऐसे धन को सरकार भविष्य में संबंधित हितधारक को वापस करती है, कुल मिला के यह बात है। और यह कैसा धन है? यह सार्वजनिक धन है, लेकिन सरकार की आमदनी नहीं माना जाता। इसे सरकार कहे कि भाई हमारे लोक लेखा खाता में इतना जमा है तो ये सरकार की आमदनी है, तो बिल्कुल नहीं है, सरकार की आमदनी यह नहीं है, ठीक है। अब इसकी कुछ अन्य विशेषताएं बताएं लोक लेखा का अकाउंट की। तो अन्य विशेषताओं में ऐसे होगा कि यह धन जो होता है ना, सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगा, समेकित निधि में नहीं जाएगा। यह जहाँ ये उससे अलग होता है, जो सरकार का मुख्य राजस्व, और इसमें क्या, उसमें तो सरकार का मुख्य राजस्व उधार रखा जाता है, ये चीज अलग है लोक लेखा में। लोक लेखा में जो जमा धन होता है तो यही है एक तरीके से कि लोक लेखा के माध्यम से सरकार जनता के धन को सुरक्षित रखती है और उसका सही से हिसाब किताब रखती है। एक तरीके से कहें तो 266 का 2 आर्टिकल जो है, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां लोक लेखा में जमा होती हैं। केवल भारत सरकार ही की नहीं, राज्य सरकारों की भी धनराशि लोक लेखा में उनके पब्लिक अकाउंट में जमा होगी। सरकार के राजस्व और उधार से ये अलग होती हैं। सरकार का जो रेवेन्यू होता है या फिर सरकार जो उधार लेती है उससे अलग होती हैं। ये एक तरीके से अगर इसे दार्शनिक तरीके से हम लोग बोलें तो यह व्यवस्था सरकारी वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती है, और यह प्रावधान संविधान के वित्तीय प्रबंध की नींव है और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में कैसी भूमिका निभा रहा है, अहम भूमिका निभा रहा है। तो ये हो गया 266 का 2 लोक लेखा। अब चलते हैं हम आगे। अभी तक हमने पढ़ा है कंसोलिडेटेड फंड, समेकित निधि, मतलब पूरा पैसा इसी में होता है। फिर 266 के 2 में पब्लिक अकाउंट आता है, लोक लेखा खाता, मतलब इसमें लोगों का पैसा रखा जाता है, लोगों की भविष्य निधि का पैसा है, या फिर लोगों ने कोई डिपॉजिट किया हुआ ऐसा पैसा जो सरकार का नहीं होता, होता तो लोगों का ही, या कोई न्यायालय द्वारा कोई ऐसा बॉन्ड भरवाया गया हो जो बाद में रिफंड करना हो, तो वो सब पब्लिक अकाउंट में रखेंगे। 267 में क्या आता है? 267 में जो आएगा वो आकस्मिकता निधि आएगी, अर्थात कंटिजेंसी फंड आएगी, आकस्मिकता निधि, ठीक है। आकस्मिकता नाम से स्पष्ट है, यदि कोई आकस्मिकता आ जाती है उसके लिए ये फंड रखेगी, आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता फंड है, ठीक है। ये अनुच्छेद 267 में आता है। तो थोड़ा इसे भी यहाँ समझ लेते हैं, जब हम वित्त के बारे में इतना पढ़ रहे हैं तो इसे भी जान लेते हैं। हालांकि हम आगे भी पढ़ेंगे, तो ऐसे समझिए 267 जो है आर्टिकल वो कह रहा है कि संसद हो और चाहे राज्य विधानमंडल हो, कानून द्वारा आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। और यह निधि अप्रत्याशित और आकस्मिक व्यय के लिए उपयोगी होगी। 267 में खुद हमारे संविधान निर्माताओं ने बताया कि संसद और राज्य विधानमंडल कानून द्वारा एक कंटिजेंसी फंड बना सकते हैं। क्योंकि ऐसी कंटिजेंसी फंड की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें पैसा तभी निकलेगा जब संसद की मंजूरी होगा। और तो इसके लिए फिर जैसे मान लो अभी एकदम भूकंप आ गया, हजारों लाखों लोग दबदबा गए, एकदम पैसे का जरूरत पड़ा, तो पैसा काम संसद का सदन बुलाएंगे वहां पे, हमें तुरंत वहां रात का पहुंचाना, तो उसके लिए कुछ पैसा हमें आकस्मिकता निधि में रखना पड़ेगी, ये बात है।
तो क्या करेगा, संसद और विधानमंडल विधि द्वारा पास होने तक तुरंत खर्च किया जा सके ऐसा पैसा। मतलब हालांकि सारा पैसा विधि द्वारा पास होना चाहिए, लेकिन एकदम एकदम इमरजेंसी में पैसा जरूरत है तो इसके लिए ये फंड है। और यह निधि क्या होगी, केंद्र के लिए राष्ट्रपति देखेंगे, राज्य के लिए थे राज्यपाल देंगे। इसकी व्यय निधि के रूप में मतलब इनकी मंजूरी लगेगी राष्ट्रपति और राज्यपाल की। अगर उदाहरण से हम समझें, मान लो ऐसे हम किसी राज्य के जंगल में एकदम अचानक आग लग गई। अब जंगल में आग लग गई तो जंगल में रहने वाले लोगों के लिए तुरंत राहत कार्य और पुनर्वास की योजनाएं भेजना है, मतलब पुनर्वास कराना है उन्हें। अब जंगल में तो वो रह नहीं सकते, वहाँ आग लग गई तो उन्हें और कहीं हम लोगों को रखना पड़ेगा। तो फिर जिस राज्य के क्षेत्र में आ रहा है, मतलब इसमें भी ऐसा होता है कि कौन सा राज्य में आएगा और कौन सा केंद्र की सूची में आएगा। अभी मान लो उस राज्य ने क्या किया, एकदम वहाँ पे पैसा भेजा, फंड भेजा, लोगों को पुनर्वास कराया, उसमें लग गया, मान लो आ गया 1000 करोड़ का खर्चा आ गया इसमें, ठीक, 1000 करोड़ का खर्चा आ गया। तो ये उसने अपने आकस्मिकता निधि से दे दिया। अब बाद में यही खर्चा क्या होगा, ये विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत होगा, फिर वहाँ से अनुमोदित होगा। अब मान लीजिए लगी, अब पता चला वहाँ पे कि ये तो 4 पेड़ में आग लगी थी और उस पर सरकार ने 1000 करोड़ खर्च कर दिया, तो फिर इसका जवाबदेही सरकार के ऊपर आ जाएगा। इसलिए ये चीज़ विधानमंडल में जाएगा। कभी कभी क्या होती है, सरकारें आकस्मिकता निधि के नाम पे एकदम खर्च कर देंगी, एकदम पैसे का बहुत जरूरत है ऐसे दिखा देंगी कि 1000 करोड़ का खर्चा होगा। पता चला कुल मिला के 4 पेड़ में आग लगी थी, उसमें 2 पेड़ ही सही से जले, उसकी 2 पत्ती जली हैं, उस पर 1000 करोड़ का खर्च हो गया। तो समझ रहे हो, तो फिर ये सब ना हो, तो इसके लिए आकस्मिकता निधि क्या होगी, विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत होगी और वहाँ से फिर अनुमोदित होगा कि भाई 1000 करोड़ आपने जो खर्च किए वो सही किए या गलत किए। फिर उसके लिए ये किया कि तुम्हारे जो होते हैं कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, वो इसकी लोक लेखा परीक्षा जो करना हो करेंगे, ठीक है। कुल मिला के ये है, आकस्मिकता निधि अप्रत्याशित व्यय के लिए होगी और यह संसद की भी होती है, राज्य विधानमंडल की होती है। इसका प्रबंधन राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे, अलग अलग होगा उनका, ठीक है। इसमें क्या है, वही है, सरकार तुरंत खर्च कर सकती है। अब एक बात है, अब एक चीज आपके दिमाग में नहीं आ रहा क्या, अभी मैंने टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू सब बताया है आपको, और सारा पैसा तो भर दिया हमने कंसोलिडेटेड फंड में, संचित निधि में। तो आकस्मिकता निधि में कहाँ से पैसा आएगा? हाँ, 266 के 2 में जो पब्लिक अकाउंट है उसमें तो पैसा लोगों से आ जाता है। मतलब मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ तो मेरी फंड, मेरा जो भविष्य निधि का चला जाएगा, को किसी और ने न्यायालय में कोई बॉन्ड भरा तो उसका चला जाएगा, वो तो समझ में आ रहा है, वो चला जाएगा, ठीक है। किसी ने कोई कुछ ऐसा लिया, पब्लिक अकाउंट का पैसा होता है, लोगों के पास जाता है, उनका पब्लिक अकाउंट का एक अलग सिस्टम होता है, वो देखना है। लेकिन इसमें पैसा कहाँ से आता है ये बताइए। तो इसमें पैसा जो है कौन देगा पैसा? इसमें पैसा जो देगा ये आकस्मिकता निधि से ही पैसा इसमें जाएगा। मतलब केंद्र की आकस्मिकता निधि में पैसा संसद द्वारा जाएगा। और कैसे जाएगा? कानून बनाकर निर्धारित राशि के रूप में जाएगा। मतलब संसद कानून बना के, आज की स्थिति बताएं तो 5000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक हम लोग आकस्मिकता निधि में जमा कर सकते हैं। और लेटेस्ट बजट में संभवतः 8000 करोड़ रुपए के आसपास कुछ पैसा आकस्मिकता निधि में हम लोगों ने जमा किया। इसे क्या होता है, आमतौर पर फिर हम सरकार के बजट से अलग रखते हैं ताकि इसे एक अलग से निधि माना जा सके, ठीक है। मतलब इसे हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं कि इमरजेंसी, हमने आपके घर में भी मम्मी पापा देखना होगा 1000, 2000, 3000 रुपए एकदम इमरजेंसी के लिए रखते हैं कि इतना पैसा तो इमरजेंसी के लिए रखना है, ये खर्च नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, मतलब थोड़ी ही राशि रखा जाता है। अब हमारा तो बजट मान लो 30 लाख करोड़ है, 28 लाख करोड़ है, ठीक है। उसमें हम 5000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के आसपास इसमें रखते हैं, ठीक है। जब जैसा सरकार को लगता है कि इस साल हमें इतना पैसे का जरूरत हो सकता है तो अनुमान लग जाता है। और इसमें क्या है, हम समय समय पे इस पे पैसा देते हैं। आकस्मिकता जो निधि है उसमें पैसा सरकार की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर संसद द्वारा स्वीकृत करने के बाद डाला जाता है। यह निधि खासतौर पर आकस्मिकता, अप्रत्याशित खर्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। एक तरह से यह रिपनी कोष की तरह काम करता है। जो इसे रिपन होते थे ना स्थानीय स्वशासन की तरह, उसी तरह ये रिपनी कोष की तरह ये काम करता है। रिपनी कोष बोलते हैं इसे, ठीक है। मतलब आकस्मिकता निधि में पैसा सरकार की मुख्य निधि अर्थात समेकित निधि से आता है, जिसे संसद द्वारा मंजूरी मिलने पर आकस्मिकता निधि में डाला जाता है। यह निधि अप्रत्याशित वित्तीय जरूरतों के लिए पूरी की जाती है। एक तो ये बात ठीक हो गई। अब ये बताइए, राज्यों की अलग से आकस्मिकता निधि होती है, केंद्र की अलग आकस्मिकता निधि होगी। तो अब कैसे पता चलेगा कि किसमें केंद्र की आकस्मिकता निधि से पैसा जाएगा, किसमें राज्य की आकस्मिकता निधि से जाएगा? तो मान लो कोई बड़ा भूकंप आया है, कोई नेशनल डिजास्टर है, कोई युद्ध है या महामारी है,
तो उसमें केंद्र की आकस्मिकता निधि पे जाएगा। जो चीज़ छोटे स्तर पर किसी राज्य में छोटी मोटी बाढ़ आ गई या कोई सोच हल्की फुल्की बीमारी फैल गई या राज्य के स्तर पर कोई छोटी मोटी प्राकृतिक आपदा हो गई, उसमें राज्य की आकस्मिकता निधि से जाएगा। जो नेशनल डिजास्टर होगा उसमें जाएगा किससे? केंद्र की आकस्मिकता निधि से। ठीक है। और इसका प्रबंधन कौन करता है? इसका प्रबंधन, केंद्र की आकस्मिकता निधि का प्रबंधन राष्ट्रपति और वित्त सचिव करेंगे, फाइनेंशियल सेक्रेटरी करेंगे, और उसमें राज्यपाल और राज्य के फाइनेंशियल सेक्रेटरी करेंगे। ठीक है। अब हमने 3 आकस्मिकता निधि के मतलब जो निधियों से संबंधित तीनों आर्टिकल पढ़ दिए, 266(1), 266(2), 267। ठीक है, पढ़ लिए। अब इसके अलावा हम 2 आर्टिकल पे और हमने चर्चा की थी, इधर लिख देते। एक तो 296 है, 296। तो 296 क्या करा? उत्तराधिकारी रहित संपत्ति की बात करता है। जैसे कि मैंने बताया था, लखनऊ का उदाहरण दिया था, दिल्ली का उदाहरण दिया, जिसमें संघ सरकार और केंद्र सरकार ऐसी संपत्ति लेती है जो उत्तराधिकारी नहीं, ऐसे कोई संपत्ति लैप्स कर जाए या फिर उसे अनचीट्स में आ जाती हैं, या फिर कोई ऐसी सदी जो बोना वैकेंसियाँ हो जाती हैं, बोना वैकेंसियाँ अर्थात खाली रह जाती हैं, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता, तो ये 296 में प्रॉपर्टी विदाउट हेयर्स में से माना जाता है। अब 297 में बात, 297 इसके बाद आता है 297, 297 वो राशि रखी जाएगी जो समुद्र तट है, मतलब मछली पालन वगैरह से संबंधित जो होता है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ की बात कही गई। तो ये 200 नॉटिकल माइल तक होता है, उसकी बात कही गई कि उसमें केंद्र सरकार पैसा लेगी 257 में। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स पर कंट्रोल करने के लिए। और 280 आर्टिकल जो है वित्त आयोग की बात करेगा, फाइनेंस कमीशन की बात करेगा। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? करों का वितरण तय करता है, पर नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है, इसे राज्य और केंद्र सरकार इसे नहीं बांटते। मतलब फाइनेंस कमीशन क्या करता है? जो टैक्सेबल आय होती है वो तो बांट देती है, जो नॉन टैक्सेबल आय होती है, जैसे किसी PSU से, किसी की कंपनी से जो आय हो जाती है या सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, उसे राज्यों और केंद्रों के बीच में नहीं बांटती है। ठीक है। और मूलतः तो हम पढ़ रहे थे गैर कर राजस्व आय अर्थात नॉन टैक्स रेवेन्यू को हम पढ़ रहे थे। तो इसमें मतलब इनका क्या होता है? जो केंद्र सरकार को मिलेगी वो पोस्टल से मिलेगी, बैंकिंग से मिलेगी, PSU से मिलेगी, मतलब ऐसी सेवाएं जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं। राज्यों को उनके स्थानीय संसाधनों पर आधारित होगी, जैसे वाटर से संबंधित, इरिगेशन, फॉरेस्ट, माइनिंग, इनसे संबंधित रहेगा। और ये क्या मतलब कुल मिलाकर केंद्र का जो रहेगा वो संघ सूची के विषय रहेगा, राज्य का रहेगा वो राज्य सूची के विषय रहेगा। और राज्य इसका राजस्व का यदि स्वरूप की बात की जाए तो इनका जो राजस्व है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, उनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाएगा। इसका मतलब उद्देश्य यही होता है कि राष्ट्रीय अवसंरचना की रक्षा की जाए, और राज्य का जो रहता है वो स्थानीय विकास और सामाजिक सेवाओं के लिए होता है। मतलब राष्ट्रीय अवसंरचना की रक्षा के लिए केंद्र के पास है नॉन टैक्स रेवेन्यू, और जो स्थानीय विकास और सामाजिक सेवाओं के लिए वो राज्य के पास है। अब इसमें विवाद इस बात का है कि जो मतलब हमारी जो मोदी सरकार है बहुत चीज़ों का विनिवेशीकरण कर रही है, तो डिसइन्वेस्टमेंट के आय का पैसा राज्यों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर एक डिबेट चल रही है। दूसरा एक मतभेद ये है कि ये खनिज रॉयल्टी है, जो खनिज रॉयल्टी लेती है राज्य सरकार, जबकि केंद्र सरकार कहती है खनिज रॉयल्टी में उसका भी हिस्सा होना चाहिए। तो ठीक है, ये है कुल मिला के। और आर्टिकल भी आपको पता ही लग गया है, तो इतना अब आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चल के राज्यों के लिए सहायता अनुदान पे बात करेंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं राज्यों के लिए सहायता अनुदान की बात करते हैं। तो समझिए कि केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या लिखा है? केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई। मतलब करों की हिस्सेदारी व्यवस्था कहाँ की गई? संविधान में की गई कि राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होगा। मतलब केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संबंध में संविधान में भी व्यवस्था की गई। ऐसा नहीं है कि गैर संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान ने खुद केंद्र से कहा है कि आप राज्यों को कुछ हिस्सा दीजिए, और इसमें से कुछ इसको एक हिस्से को देते हैं, एक तो वैसे दे देता है वित्त आयोग की सिफारिश में, एक ये सहायता अनुदान देता है, इसे समझते हैं। ऐसे अनुदान कितने 2 प्रकार के होते हैं, विधेयक अनुदान, विवेकाधीन मतलब विवेकाधीन अनुदान। ठीक है, जो राज्यों के लिए सहायता दिए जाते हैं। मतलब यह है केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्यों को केंद्र से सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हो। ये लिखिए, पढ़ने में इतना टफ हो रहा है तो याद तो कैसे ही करेंगे। तो इसका पता क्या कर सकते हैं, ये अभी हम इतना पढ़ रहे हैं, इतने की व्याख्या करते हैं।
इसका मतलब ये है कि इससे संबंधित अनुच्छेद हम पढ़ेंगे 270, और आपको पढ़ना पड़ेगा इसके साथ ही 275 का वन और 280, इनको आप पढ़िए, तब ये बात आपके निकल रही है। 270 क्या कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों की आय बांटी जाएगी। 270 क्या कह रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच करों की जो आय होगी वो बांटी जाएगी। और ये 270 जो है, इसी में 272 को हमने मिलाया था 80वें संविधान के माध्यम से, ठीक है। 275 क्या कह रहा है, संसद उन राज्यों को अनुदान देगा जिनकी आय पर्याप्त नहीं है, मतलब बिहार। अब बिहार की आय, यूपी की आय पर्याप्त नहीं है, तो सरकार संसद के इन राज्यों को अनुदान देगा, ठीक है। तो हमें 275 के तहत अनुदान मिलता है। और 280 क्या कह रहा है, वित्त आयोग गठित होगा जो यह सिफारिश करेगा किन राज्यों को कितना अनुदान मिलेगा। मतलब ऐसा कौन करेगा, फाइनेंस कमीशन गठित होगा जो सिफारिश करेगा किस राज्य को कितना अनुदान मिलेगा। पहले तो 70 कह रहा है आय बटेगी, 75 कह रहा है यूपी और बिहार को मिलेगी, और कैसे मिलेगी ये वित्त आयोग बताएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ हुआ है। 15 वित्त आयोग है, 15 फाइनेंस कमीशन जो है, जिसने 2021 से 2026 तक के लिए सिफारिश दी थी। और इसने क्या सिफारिश की भाई, केंद्र दिल्ली की सरकार से सिफारिश की, मोदी जी 17 राज्यों को आप 2,95,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दो, ताकि राज्यों के पास जो राजस्व घाटा हो रहा है उसकी भरपाई हो। तो मोदी जी से क्या सिफारिश की, इसे ऐसा करो आप 17 राज्यों को, मतलब अनुदान की बात कर रहे हैं, टैक्स उसमें कर की हिस्सेदारी नहीं कर रहे, 41% कर दो, वो अलग बात है। यहाँ हम बात अनुदान की कह रहे हैं। तो 15 वित्त आयोग ने सिफारिश की केंद्र सरकार से 17 राज्य जो हैं उन्हें 2,95,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया जाए, ताकि राज्य अपने राजस्व घाटे की भरपाई कर सके। मतलब सिर्फ साफ है कि संविधान, हमारा जो संविधान है वो यही नहीं कह रहा है कि सिर्फ कर को ही बांटो, बल्कि मदद करने की व्यवस्था करता है। कर को बांट कर भाई हम तो 41% दे दिया, हमें मतलब नहीं मोदी, नहीं भाई मोदी जी, ऐसा नहीं है कि 15 वित्त आयोग ने कहा कि आपको जो टैक्स प्राप्त हो रहा है उसमें से 41% राज्यों को दे दो, उससे काम नहीं चलेगा। आपको उसके अलावा संविधान हमारा ये व्यवस्था करता है कि हम कर को ही नहीं बांटेंगे, बल्कि मदद की भी व्यवस्था करते हैं। यानी अगर राज्यों को पैसा कम पड़ जाए तो केंद्र उन्हें आर्थिक सहायता दे, और ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के नाम पे हमने 15 वित्त आयोग ने दिया है 2,95,000 करोड़, ठीक है। अब आप मूल पंक्ति पढ़ो, अब आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई कि राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होगा। ये करों की हिस्सेदारी के संविधान में केवल वही नहीं, इसके अलावा सहायता अनुदान भी 275 के तहत हम लोगों को मिल सकता है। अब कह रहे हैं अनुदान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विधिक अनुदान होता है, दूसरा विवेकाधीन अनुदान होता है, ठीक है। तो विधिक अनुदान जो होता है वो जैसे आर्टिकल 275 है, जो इसे हटाते हैं पहले, हाँ। तो आर्टिकल 275 में कौन सा अनुदान है? 275 में जो अनुदान है वो कौन सा है? विधिक अनुदान है, विधिक है, ठीक है। जबकि 282 में जो अनुदान है वो कैसा? विवेकाधीन है। यानी अब विवेकाधीन देखो, विधिक अनुदान तो सबको देना पड़ता है, और विवेकाधीन अनुदान उन्हें मिलेगा जो एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार वाले हैं, क्योंकि विवेकाधीन उन्हें दिया जाता है। सामान्यतः प्रचलन यही है, बाकी ये हम हार्ड एंड फास्ट नहीं कह रहे, पर नॉर्मल यही फायदा होता है कि सेम पार्टी की सरकार केंद्र और राज्यों में दोनों में हो, तो ये फायदा हम लोगों को हो जाता है। तो अनुच्छेद 275 के तहत संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अनुदान होता है। ये तो संवैधानिक रूप से गारंटीकृत है, इसलिए हम इसे विधेयक अनुदान कह रहे हैं। लेकिन 282 के तहत जो अनुदान दिया जाता है वो केंद्र के स्वविवेक से दिया जाता है, मतलब केंद्र अपने विवेक से देगा, ठीक है। मतलब विधेयक अनुदान की बात करो, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हम ट्राइबल डेवलपमेंट ग्रांट देते हैं, तो ट्राइबल डेवलपमेंट ग्रांट हम किसको देते हैं? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, तो ये विधेयक अनुदान है। अब विवेकाधीन अनुदान मतलब स्मार्ट सिटी मिशन है या जल जीवन मिशन के तहत केंद्र ने राज्यों को योजनागत अनुदान दे दिया, तो ये है योजनागत अनुदान। जो योजना के माध्यम से हम लोगों को अनुदान मिलता है वो विधेयक है कि विवेकाधीन है? तो विवेकाधीन है। वो क्यों है? क्योंकि पहले तो विवेकाधीन अनुदान इसलिए है क्योंकि पहले तो ये केंद्र अपनी योजना निकाल रहा ना, उस योजना के माध्यम से आपको स्मार्ट सिटी मिशन या जल जीवन मिशन के तहत केंद्र राज्यों को योजनागत अनुदान देता है, ताकि राज्य अपने यहाँ को स्मार्ट सिटी बना सकें, जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था कर सकें। तो ठीक है, मतलब विधिक अनुदान तो संविधान से की तरफ से है, और विवेकाधीन अनुदान तो केंद्र सरकार की मर्जी है, मोदी की और राष्ट्रपति की मर्जी है।
और दोनों से राज्यों को सहायता मिलती है, कुल मिला के ये है। ठीक है, तो दोनों अनुदान हम लोगों ने पढ़ दिए। अब हम पढ़ेंगे विधिक अनुदान। विधिक अनुदान, ठीक है, विधिक अनुदान पढ़ेंगे। विधिक अनुदान में क्या कह रहा है, क्या लिखा है, अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। मतलब अनुच्छेद 275 संसद को, किसको, संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, अधिकार देता है। अधिकार एक बड़ी चीज होती है कि राज्यों को जब आवश्यकता पड़े, किसको, राज्यों को आवश्यकता पड़े तो अनुदान उपलब्ध कराए भाई। ये 275 में, तो ये कौन सा अनुदान है, विधिक अनुदान। इसका संबंधित अनुच्छेद आपको पता है 275 में है, क्लियर बात है। तो मतलब 275 कह रहा है संसद उन राज्यों को जिनकी आय पर्याप्त नहीं है भारत की संचित निधि से सहायता के लिए अनुदान प्रदान कर सकते हैं। क्या आकस्मिकता निधि से ऐसी सहायता प्रदान की जा सकती है, तो नहीं की जा सकती। ऐसी सहायता आपको संचित निधि से प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब वही बात है, 15 वित्त आयोग ने 2021 से 26 तक केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु हमने कई बार अनुदान दिए हैं कि आपके यहाँ जो राजस्व घाटा हो रहा है इन सालों में, तो हम अनुदान दे रहे हैं। केरल को दिया, आंध्रा को दिया, हिमाचल प्रदेश को दिया। और 14वें वित्त आयोग में हमने किसे दिया था, पूर्वोत्तर राज्यों को ट्राइबल डेवलपमेंट ग्रांट के रूप में हमने दिया था 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। 15वें वित्त आयोग से केरल, देखो केरल में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है ना, फिर भी दिया गया है। ऐसे ही हमने आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को दिया है। तो ये विधिक अनुदान हम सबको देते हैं। ठीक है, यह अनुदान तभी मिलेगा जब राज्य की आमदनी उसकी जरूरतों के लिए काफी ना हो। मतलब कोई राज्य, उसको एक साल में खर्च होता है 1 लाख करोड़, पर उसका राज्य बेचारा ऐसा है कि वहाँ आमदनी कम होती है, आमदनी 50,000 करोड़ ही हो रही है, तो फिर उसे फिर अनुदान देना ही पड़ेगा। तो ऐसा अनुदान विधिक अनुदान माना जाएगा। मतलब ऐसी आमदनी जो उसकी जरूरत के लिए काफी नहीं, यानी यह एक तरफ से आर्थिक रूप से बैसाखी की तरह काम करता है। मतलब जो बेचारा कमजोर है उसे थोड़ा हम लोग सहायता कर देते हैं, एक तरीके से ऐसा मान के चलते हैं। अब साउथ में किसको दिया हमने, साउथ में केरल को भी दिए हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे। यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। देखो भले ही अनुदान विधिक अनुदान है, पर ऐसा नहीं है कि हमने केरल, हिमाचल प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को दे दिया तो अब हर राज्य कहे कि भाई हमें भी दे दो। तो लिखा है यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है, क्योंकि जो अनुच्छेद 275(1) में लिखा है कि एज पार्लियामेंट में डीम नेसेसरी। ठीक है, संसद केवल उन राज्यों को अनुदान देगी जिन्हें वास्तव में जरूरत है। मतलब एज पार्लियामेंट में डीम नेसेसरी की बात कर रहे हैं। मतलब उन्हीं राज्यों को देंगे जिन्हें वास्तव में जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने हिमाचल प्रदेश को दिया तो फिर हम उत्तराखंड को भी देंगे, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, जहां जरूरत है वहीं देंगे। आपकी आय कम होना चाहिए खर्चे से। अब जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये ऐसे राज्य हैं वित्तीय रूप से सक्षम हैं। इन राज्यों को अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान नहीं मिलता क्योंकि वे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे। कैसे, रेवेन्यू पे सरप्लस स्टेट हैं गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान। तो अब ये नहीं कहना कि कोई गुजरात का भाई पढ़े वीडियो तो कहे भाई अब हम नहीं पढ़ेंगे 275 आर्टिकल से हमारी दुश्मनी है, क्योंकि इससे हमें तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो ठीक है, तो गरीब रहना जरूरी नहीं, हम लोगों को पैसा वाला ही बनना चाहिए फाइनली। मतलब ये संविधान ये कहता है यह व्यवस्था जो है वो सबके लिए नहीं बल्कि उन राज्यों को है जिनकी आर्थिक हालत कमजोर है। आगे चलें, आगे इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न होती है। ऐसा नहीं है हमने केरल और हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश को अनुदान दिए तो सबको बराबर अनुदान देते, या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पे हमने जो ग्रांट दिया था वो सबको बराबर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न हो सकती है। ये खुद संविधान के अनुच्छेद 275 में लिखा है डिफरेंट सम्स मे बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट स्टेट। मतलब डिफरेंट सम्स मे बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट स्टेट। मतलब असम है, नागालैंड है, मिजोरम को ट्राइबल वेलफेयर के तहत प्रति व्यक्ति 2000 रुपए से अधिक की सहायता दी जा रही। असम को, नागालैंड को, मिजोरम को ट्राइबल वेलफेयर के तहत हम लोग प्रति व्यक्ति 2000 रुपए की सहायता दे रहे हैं। और यही सहायता हम गुजरात और तमिलनाडु को 250 और 300 रुपए की करते हैं पर व्यक्ति। समझ रहे हैं, मतलब वहां के पर व्यक्ति के हिसाब से हम ट्राइबल एक व्यक्ति, मतलब वहां की जनसंख्या 100, मतलब वहां के 100 आदमी है तो हम 2 लाख रुपए देंगे किसको, मिजोरम को। मिजोरम में मान लो 100 आदमी की जनसंख्या 100-2 लाख देंगे। वहीं यदि गुजरात में वही बात किया जाए तो हम मात्र कितने से 100 आदमी है तो 250 25,000 से ही काम चला लेंगे। तो ऐसा है, हर राज्य को एक जैसा अनुदान नहीं देते, जो जितना जरूरत में है उसे उतना ज्यादा अनुदान हम देंगे।
तो ये तो बात समझ में ही आ रही होंगी आपको। यह राशि प्रत्येक वर्ग भारत की संचित निधि पर भारित होती है। क्या लिखा है? प्रत्येक वर्ग। वर्ग का इसका भी कोई अर्थ हो सकता है जो प्रत्येक वर्ग है। यह राशि जो प्रत्येक वर्ग, ये वर्ग लिखा है, भारत की संचित निधि पर भारित होती है। आप कहां से दी जा रही? तो आपको पता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जा रही। अब इसका आर्टिकल कौन सा है? कंसोलिडेटेड फंड का 266 का वन है। क्यों? क्योंकि 266 के वन में लिखा है सभी राजस्व, सभी ऋण, सभी अनुदान कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाएंगे। ठीक है, चाहे राजस्व हो, ऋण हो, अनुदान हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाएंगे। मतलब हर वर्ष बजट में ग्रांट्स इन एड ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 275 नाम से राशि भारत की संचित निधि से जारी होती है। हर साल हम बजट बनाते हैं तो कहते हैं आर्टिकल 275 के तहत हमें इतना बजट देना है। यूनियन बजट 2024-25 की बात कर रहे हैं जो 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 तक था। इसमें कह रहे हैं कि मतलब मार्च अप्रैल में ही चलता है ना वित्त वर्ष। देख लेना एक बार, जून जुलाई में भी कुछ चलते हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो वो देख लेना वित्त वर्ष कितना है। तो मतलब 24-25 के वित्त वर्ष में क्या होता है, 1,60,000 करोड़ रुपए इस चीज पर खर्च करेगा। 1,60,000 करोड़ रुपए हमने रखे थे 24-25 में, और यह पैसा कोई अलग खाता नहीं है, देश की मुख्य निधि से ही आता है, अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। यानी टैक्स से ही जो हमें टैक्स मिलता है उसी से हम राज्यों को मदद करते हैं। लेकिन 275 के तहत जो मदद होती है वो गरीब राज्यों के लिए होती है, जरूरतमंद राज्यों के लिए होती है। ठीक है, और आप कहोगे जहां भूकंप आ जाए, जहां बाढ़ आ जाए, तो वो तुम्हारा उसके लिए अलग से आकस्मिकता निधि वो भी बनी है, और फिर इनके तहत भी ऐड दे सकते हैं। वो क्या आकस्मिकता, जैसे मान आज बाढ़ आई तो आज ही दिया जाएगा पैसा। अच्छा, तो इस सामान्य, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इस सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त संविधान उन राज्यों में जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण तथा अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्यों को विशेष सहायता प्रदान कर सकते हैं। ये ऐसी शक्ति संसद के पास है। ऐसे राज्यों में असम भी सम्मिलित है। मतलब इस सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त संविधान राज्यों में जनजातियों के उत्थान, एक तो जो हम ऊपर बात कर रहे थे वो तो सामान्य प्रावधान है, उसके अलावा उसमें तो हम आंध्र प्रदेश को भी दे रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश को भी मदद दे रहे हैं, सबको, गुजरात को भी मदद दे रहे हैं। उसके अलावा ऐसे कुछ प्रावधान हैं जो इस सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त संविधान उन राज्यों या जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण तथा अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति संसद को देता है। ऐसे राज्यों में असम भी सम्मिलित है। अब इसे हम समझ लेते हैं। इसके लिए आपको 275 का एक नहीं, 275 का 2 पढ़ना पड़ेगा। इसको 275 के 2 को 275 के 2 में लिखा है कि संसद अनुसूचित जनजातियों के उत्थान और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और विकास हेतु विशेष अनुदान दे सकती है। मतलब 275 के 2 में क्या लिखा है? 2 में लिखा है, 275 के 2 में लिखा है कि संसद अनुसूचित जनजातियों के उत्थान और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक विकास हेतु विशेष अनुदान दे सकती है। अब जैसे मान लो ऐसा कोई विशेष अनुदान अब तक दिया गया है, तो हाँ दिया गया है। जैसे टीएसपी ग्रांट्स होता है, ट्राइबल सब प्लान ग्रांट्स, ये हम दिए हैं असम को, नागालैंड को, मणिपुर को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को जहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं, उन्हें अनुच्छेद 275 के 2 के तहत ट्राइबल वेलफेयर स्कीम हेतु हमने विशेष सहायता दी है। ठीक है, अब असम को जो है, असम का जो मान लो अलग से बात कहेगी, असम भी सम्मिलित है, तो असम को हम 2022 में केंद्र सरकार ने, दिल्ली की मोदी सरकार ने, उसने बोडोलैंड के कुछ क्षेत्रीय परिषद के प्रशासनिक ढांचे के लिए हमें विशेष अनुदान दी। मतलब असम में क्या है, बोडोलैंड है, बोडोलैंड, बोडो डोगरी मैथिली संताली जो भाषा जुड़ी थी ना, ठीक है, उसी में बोडो जो है, बोडो जनजाति कहाँ रहती है? असम में रहती है। तो बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के प्रशासनिक ढांचे के लिए हमने विशेष अनुदान के रूप में 2022 में ये दिया था हमने। यह अनुदान ऐसे समझो सिर्फ पैसों की मदद नहीं, बल्कि जनजातीय इलाकों में विकास और प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के लिए संविधान का एक प्रयास है। संविधान ने ऐसा प्रयास किया कि ट्राइबल स्टेट हैं उनके विकास के लिए, उनकी प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के लिए यह एक छोटा सा प्रयास है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत वर्णित यह अनुदान सामान्य एवं विशेष वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। 275 के में 2 अनुच्छेद 2 बात वर्णित है। 275 में जो वर्णित की बात कह रहे हैं ना, वर्णित, एक तो है सामान्य और दूसरी बात है विशेष। तो 275 के 1 में सामान्य है, 275 2 के में विशेष है। ये वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है।
अब रही बात कि वित्त आयोग ऐसा कब कर रहा है, तो वित्त आयोग के लिए आपको अनुच्छेद 280 का 3 का बी पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 280 का 3 का बी ये कह रहा है कि वित्त आयोग ऐसी अनुशंसा करेगा कि केंद्र से राज्यों को अनुच्छेद 275 के तहत कितनी सहायता दी जाएगी। मतलब इसमें है 275 का 3 का, इसका 275 नहीं 280 का 3 का बी, 280 का 3 का बी, इसे पढ़ो आप। ये क्या कह रहा है कि वित्त आयोग अर्थात फाइनेंस कमीशन केंद्र से अर्थात दिल्ली की मोदी सरकार से राज्यों को, जो गरीब राज्य हैं, उन्हें 275 के तहत कितनी सहायता देगा। तो ये 280 के 3 के बी में बताया गया, ठीक, कितनी सहायता दी जाएगी। और 14वें और 15वें वित्त आयोग ने ट्राइबल ग्रांट्स के नाम पे और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स के लिए अलग अलग सिफारिश दी हैं। 14वें ने ट्राइबल ग्रांट्स पे दिया है और 15वें ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स के नाम पे 2,95,000 करोड़ कुछ ऐसे रुपए की बात कही कि भाई आप राज्यों को देना। 15वें वित्त आयोग ने असम, नागालैंड और मिजोरम, EAMN की बात करें, असम, नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों के लिए ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के लिए अनुदान देने की अनुशंसा की है। तो हर जो जैसा अभी 16 वित्त आयोग आएगा ये कुछ अलग अनुशंसाएं करेगा, तो ऐसी अनुशंसाएं की जाती हैं। इसका मतलब है कि केंद्र मनमानी नहीं कर सकता कितना अनुदान देना है। इसमें कौन मनमानी नहीं करेगा, केंद्र नहीं करेगा, क्योंकि ये बात 280 के 3 बी में अर्थात संविधान में स्पष्ट लिखा है कि ऐसी बात कौन बताएगा, ऐसी बात वित्त आयोग बताएगा, अर्थात फाइनेंस कमीशन ऐसी बात बताएगा, ठीक है, कि 275 के तहत आपको किसको, ये नहीं है केंद्र पूरी तरह से मनमानी करेगा, ठीक है, ताकि इसमें क्या होता है पारदर्शिता बनी रहती है, ऐसे समझ लीजिए। रही बात विवेक, अब आते हैं आगे अब हम चलते हैं क्या विवेकाधीन अनुदान पे चलते हैं, ठीक है। अब ये पहला तो जो 275 के विधेयक अनुदान पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे विवेकाधीन अनुदान। इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 282 संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए भी अनुदान आवंटित कर सकते हैं। अनुच्छेद 282, इसमें क्या लिखा है, अनुच्छेद 282 संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है, मतलब ये अधिकार राज्यों को भी है कि वे किसी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान को आवंटित कर सकते हैं। देखो ऐसे प्रावधान इसलिए है, नहीं तो फिर कहे कि भाई ये सरकार मनमानी कर रही है, अनुदान का आवंटन कर रही, तो प्रावधान संविधान में ही लिखा है और स्पष्ट लिखा है 282 में ऐसी बात है। संघ और राज्य दोनों किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अर्थात पब्लिक पर्पज के लिए अर्थात लोक प्रयोजन के लिए जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसे राज्य का जो अधिकार क्षेत्र राज्य की सीमा के अंदर, केंद्र का पूरे भारत में जहां भी जिसका अधिकार क्षेत्र है उसमें वो अनुदान दे सकते हैं। जो उनके अधिकार क्षेत्र में हो या ना हो उसके लिए अनुदान दे सकते हैं। ये नहीं कहा कि आपके अधिकार क्षेत्र में, वो करे वो संघ और राज्य दोनों किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए पब्लिक पर्पज के लिए भले ही वो उनका अधिकार क्षेत्र नहीं हो अनुदान दे सकते हैं। मतलब अगर मान लो उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी उसमें अगर बिहार भी चाहता तो बिहार सरकार भी उत्तराखंड को कुछ अनुदान दे सकती थी, भले ही वो बिहार का अधिकार क्षेत्र नहीं था। ये बात कही 282 में, तो अच्छी बात कही है तो फिर भाई ये तो हम सोच भी नहीं सकते, ये बात है, ठीक है। अब जैसे मान लो जल जीवन मिशन है 2019 में आया था, इसे आर्टिकल 282 के तहत इसमें 3,60,000 करोड़ रुपए को आवंटित किए गए थे। कौन करता है ये आवंटित किसने किया था, केंद्र सरकार ने किया था। जल जीवन मिशन हम लिखेंगे JJM, जल जीवन मिशन में जो कब आया था 2019 में आया था, 3.6 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए थे, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। इसके तहत कितना दिया था, इसके तहत केंद्र देता है 60%, मतलब सड़क बनवाओ 1 लाख की तो 60,000 रुपये केंद्र दे देगा, 40,000 रुपये राज्य को देना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सही है भाई। ये विवेकाधीन अनुदान के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। मतलब ये विवेकाधीन अनुदान है, विवेक अनुदान नहीं है ये विवेक मतलब योजनाओं के माध्यम से जो दिया जाता है उसे हम मेनली विवेकाधीन अनुदान मानते हैं, अर्थात सरकार अपने विवेक से दे रही है। यह अनुदान संविधान का कर्तव्य नहीं है बल्कि केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। जहां जरूरत दिखती है वहां केंद्र अपने हिसाब से मदद करता है। जैसे जल जीवन, सरकारों को लगा कि जल जीवन पे खर्च करना है, ग्राम सड़क पे खर्च करना है, तो किए उसने सरकार ने खर्च, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र राज्य को अनुदान प्रदान कर सकते हैं, ये लिखा है। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र है अर्थात दिल्ली की मोदी सरकार राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि ये राज्यों के लिए भी है, लेकिन इसमें लिखा है कि इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
यही वही बात है 282 में लिखा है यूनियन की डिस्क्रिशनरी पावर है, अर्थात संघ की सरकार के पास विवेकाधीन शक्ति है, उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अब जैसे 2018 में केरल में बाढ़ आई थी नहीं, उसमें आर्टिकल 282 के तहत केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की विशेष राहत दी थी, ठीक है। अजय सिक्किम में ग्लेशियल फ्लड आया था 2023 में, केंद्र सरकार ने डिजास्टर रिलीफ ग्रांट के नाम पे सहायता दी थी, डिजास्टर रिलीफ ग्रांट के नाम पे सहायता दी थी। तो सिक्किम में ग्लेशियल फ्लड कब आया था? 2023 में। केरल की बाढ़ 2018 में, जहाँ 600 करोड़ हमने इसी 282 अनुच्छेद को देखो, 275 में विधिक अनुदान की बात कही गई, 282 में विवेकाधीन अनुदान की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब राज्य अचानक आपदा में फंस जाते हैं और या कोई योजना लागू करनी, जब राज्य या तो अचानक से आपदा आ जाए या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन जैसी कोई योजना लागू करना हो, तो केंद्र इस अनुच्छेद के जरिए तुरंत सहायता दे सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं केंद्र का विवेकाधीन अनुदान। ये विधिक अनुदान नहीं है। विधिक अनुदान में हमेशा आप देखना गरीब राज्यों को दिया जाएगा, हमेशा पूर्वोत्तर को दिया। मान लो कभी कोई दिक्कत बिहार में भी, तो वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में भी तो आ सकती है, कोई दिक्कत ऐसे राज्यों में भी तो आ सकती है जो गरीब नहीं है या जो ट्राइबल्स वाले नहीं है, तो उन्हें भी तो अनुदान के लिए, उसके लिए विवेकाधीन अनुदान रखा गया 282 आर्टिकल में, ठीक है। ये इतना हो गया। अब जैसे अब आगे चलते हैं, ये जो है इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के नाम से जाना जाता है। इसका कारण है कि इसके लिए केंद्र बाध्य नहीं है तथा पूर्णतः उसके स्वविवेक पर निर्भर है। जैसे कि आर्टिकल 282 बता रहा है कि डिस्क्रिशनरी नेचर का अर्थ स्वविवेक से संबंधित है। केंद्र ने डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजना में कुछ राज्यों को प्राथमिकता दी, जबकि कुछ को कम सहायता मिली, क्योंकि यह केंद्र के विवेक में है। केंद्र को लगता है किसको ज्यादा देना, किसको कम देना है। मतलब यह संविधान के द्वारा नहीं है, बल्कि केंद्र के विवेक से प्लान बेस्ड ग्रांट दी जाती है, योजना आधारित ग्रांट दी जाती है, या फिर कभी आकस्मिकता में भी केंद्र इस प्रकार की ग्रांट दे सकता है। अब हम चलते हैं अन्य अनुदान पे। इन अनुदानों के दो उद्देश्य होते हैं, योजनागत लक्ष्यों के, हाँ ये भी बता देते हैं, इन अनुदानों के क्या होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं। योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना, ठीक है। मतलब दो प्रकार से होते हैं। ये क्या है, मतलब दो उद्देश्य हैं, स्पष्ट लिखा है, संख्या लिखी है 202, दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति, जैसे जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और दूसरा है राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना, ठीक है, ताकि राज्य राष्ट्रीय योजना में राज्यों का, उनका केंद्र का सहायता दें। अब आते हैं अन्य अनुदान पे, हम आते हैं। अन्य अनुदान में है कि संविधान एक अन्य तरह के अनुदान की व्यवस्था करता है कि यह अल्प अवधि के लिए होते हैं। मतलब संविधान जो है हमारा, वो एक अन्य तरह के अनुदान की, कैसे अनुदान की, अन्य तरह के अनुदान की व्यवस्था करता है, किंतु ये अल्प अवधि के होते हैं। कैसे होते हैं, अल्प अवधि के लिए, कम अवधि के लिए होते हैं। इसके लिए संबंधित अनुच्छेद हम मानेंगे कि ये अनुच्छेद 273 के तहत है। 273 आर्टिकल कह रहा था कि संविधान में प्रारंभ होने के बाद जूट एवं जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क की भरपाई के लिए असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को 10 वर्षों तक अनुदान देने का प्रावधान था। मतलब हमने ये प्रावधान रखे थे कि हम इन राज्यों को 10 साल के लिए अनुदान देंगे। 1950 और 1960 के दशक में असम और बंगाल को जूट एक्सपोर्ट कंपनसेशन ग्रांट मिला। जैसे अभी जीएसटी कंपनसेशन ग्रांट था ना, फिर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाना चालू कर दिया था केंद्र सरकार ने। वैसे ही 10 साल के लिए जब देश आजाद हुआ था 50 से 60 के बीच में जूट एक्सपोर्ट कंपनसेशन ग्रांट मिला था इन राज्यों को। किन किन राज्यों को, असम को, असम से सटा राज्य बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। मतलब पूर्व के राज्य जहां जूट होता है, गंगा नदी वाले जो राज्य हैं, भले असम में गंगा नहीं ब्रह्मपुत्र है, पर यहाँ जूट वगैरह होता है। जैसे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में, फिर तुम्हारा बिहार में, उड़ीसा में, असम में, ठीक है। मतलब संविधान ने शुरुआती सालों में गरीब राज्यों को अस्थायी अनुदान की व्यवस्था की थी। जैसे किसी, मतलब ऐसे समझ लेना, मतलब कोई बीमार आदमी है तो उसके इलाज के लिए हम टॉनिक देते हैं ना, उसी प्रकार से, या फिर उसे कुछ छूट दे देते हैं। इस प्रकार जूट एवं जूट उत्पादों असम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के लिए निर्यात शुल्क की जगह अनुदान का प्रावधान किया गया था। ये जो प्रावधान था ना, ये आयात शुल्क की वजह नहीं था, निर्यात शुल्क की वजह से, एक्सपोर्ट का था, इंपोर्ट पे नहीं था। एक बात ध्यान रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अपने पेपर में। अब क्या 1951 में केंद्र ने इन राज्यों को निर्यात शुल्क की क्षतिपूर्ति के लिए 12.5 करोड़ का अनुदान दिया था। कितने का? उस समय 12.5 करोड़ भी बहुत था, आज होता तो दिया 500 करोड़ का। पहले 12.5 करोड़ बड़ी राशि थी, उस समय का पैसा भी की वैल्यू भी ज्यादा थी। केंद्र ने जूट टैक्स की जगह अनुदान दिया ताकि राज्यों को आय घटेगी नहीं, ठीक है। जूट टैक्स नहीं दिया केंद्र ने,
उसके बदले अनुदान दे दिया। अब क्या तो ये थोड़ी है कि जूट टैक्स देते फिर पूरी कर व्यवस्था गड़बड़ा जाती, 4 राज्यों के लिए अलग से संविधान में प्रावधान करो, दुनिया जैसी चीजें होती हैं। तो सरकार कहती है ठीक है, आप इस तरीके से चलिए, जो टैक्स वैक्स हमें लेने दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, उसके बदले हम आपको अनुच्छेद 282 के तहत अलग से अनुदान दे देंगे। सिंपल बात है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लो जीएसटी में राज्यों को घाटा पड़ा तो सरकार ने कहा ठीक है हम तुम्हें कंपनसेशन दे देते हैं, पर जीएसटी को चलने दो ना, तो पैसा चाहिए, पैसे से मतलब है हम देंगे पैसा। तो सरकार ने पैसा दिया, फिर कोविड-19 के समय फिर जीएसटी पैसा नहीं था सरकार के पास में, तब भी सरकार ने कुछ पैसा दिया, फिर सरकार ने वो पैसा कैसे वसूला, कंपनसेशन सेस लगा के उस पैसे को वसूला, ठीक है। यह अनुदान जो है, अब यहाँ आते हैं, यह अनुदान संविधान प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए ही था। मतलब अनुच्छेद 273 के 1 में ये बात लिखी थी, क्या ये बात लिखी थी? हाँ, 273 के 1 में ये बात लिखी थी कि स्पष्ट रूप से लिखा था कि फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स लिखा था। मतलब 1950 से 1960 तक लगातार 10 सालों के लिए असम और बंगाल को ऐसी सहायता हम लोगों ने दी थी। मतलब शुरुआती 10 साल तक पुराने आर्थिक ढांचे जो अंग्रेजों के समय से चल रहा था वैसे ही हम लोगों ने वहां लागू किया, ये जूट वाले मामले में, ठीक है। यह अनुदान भारत की संचित निधि पर आधारित थे तथा वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को उपलब्ध कराए गए थे। अगर पूछे जाए ये अनुदान कहां से दिए गए, तो ये ज्यादातर चीजें आपको पता होना चाहिए, संचित निधि से जाती है, संचित निधि से, ठीक है। और संचित निधि का आर्टिकल 266 है और 280 तुम्हारा वित्त आयोग है। मतलब पहला वित्त आयोग 1951 ने जूट कंपनसेशन ग्रांट्स को अनुमोदित किया। मतलब पहले वित्त आयोग ने कहा कि जूट कंपनसेशन ग्रांट्स दी जाएं और इसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जारी किया, इसलिए 280 के 3 के तहत इसे जूट कंपनसेशन ग्रांट दिया। 280 के 3 के तहत वित्त आयोग ने ऐसी अनुशंसा दी। फिर 266 के 1 जो संचित निधि है उससे हम लोगों ने पैसा निकाल के इन राज्यों को दिया। मतलब ये समझ लीजिए अनुदान की जो मंजूरी है वो संचित निधि से जा रहा है तो संसद की मंजूरी से गए, ये इसका मतलब ये है कि संचित निधि से जा रहा है तो संसद की मंजूरी से जा रहा है। पैसा देश की मुख्य निधि से ही निकलेगा, यानी पूरा काम संवैधानिक ढांचे के तहत होता है, ठीक है। अब हो गई सारी अनुदान की व्यवस्था पूरी होगी। अब हम आगे चलेंगे, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आप जितने भी आर्टिकल हैं मैं उसको सबको बता देता हूं आपको। तो इसमें क्या करना, पहले तो इधर लिख देता हूं, इधर साइड में हटा के। तो एक तो आर्टिकल 273 को जानिए। 273 क्या है, ये ट्रांजिशनल फेज का था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो कुछ राज्यों को घाटा ना पड़े, कुछ गरीब राज्यों को सहायता मिल जाए, इसके लिए बिहार को, असम को, उड़ीसा को और बंगाल को ऐसे हम इस प्रकार से हमने दिया था, ठीक है। तो 273 जो था, 273 ट्रांजिशनल फेज के लिए टेम्पररी था, इसे टीटी से याद कर लीजिए, ठीक है। और ये मतलब 10 साल के लिए दिया गया था। और 275 जो है ना वो विधिक कंपनसेशन की बात करता है, मतलब ये स्टैट्यूटरी है और ये परमानेंट है। ये किसे दिया जाता है, जहाँ रेवेन्यू डिफिसिट हो, अर्थात जो वास्तविक जरूरतमंद राज्य होने और ट्राइबल्स राज्यों को दिया जाता है 275 के तहत, ठीक है। अब आते हैं 282 में। 282 में बात करें तो ये नॉन ऑब्लिगेटरी होता है, मतलब ये स्वविवेक से देती है। हमारी केंद्र सरकार था, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने स्वविवेक से इसे देंगे 282 के माध्यम से, ठीक है। तो ये जैसे हम दे रहे हैं कोई योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ऐसी योजनाओं के लिए हम ये दे ही रहे हैं आपको, ठीक है। अर्थात ये समझ लीजिए पब्लिक पर्पज के लिए दिया जा रहा है। और 280 से जो दिया जाता है ना, 280 वो एडवाइजरी होता है। 280 जो वित्त आयोग है इसकी एडवाइस पे दिया जाएगा ये, ठीक है। इसकी एडवाइस पे दिया जाएगा भाई, किसे किसे दिया जाएगा, तो इसका एडवाइस कौन देगा, 280 का जो वित्त आयोग है वो। और ये कहां से दिया जाएगा एडवाइस, तो हमारे इसकी 280 की कहां से दिया जाएगा, तो 266 के अर्थात संचित निधि से दिया जाएगा। मतलब समझिए 273 से क्या हुआ, 273 से हमने टेम्पररी ट्रांजिशनल फेज के लिए दिया अनुदान, ये जूट के लिए अनुदान। 275 विधिक अनुदान दे रहा है, 282 डिस्क्रिशनरी दे रहा है, और एडवाइजरी कौन दे रहा है, 280, और फंड सोर्स है किसके लिए, 266 के लिए, ठीक है। धन्यवाद। अब कल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।